डीप स्टेट पावरफुल लोगों का नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी को नहीं आने देना चाहता है, और इनका हमेशा से निशाना पावरफुल नेशनलिस्ट लीडर्स रहे हैं। विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आना चाह रहे थे। मोदी जी चुपके से आना चाह रहे थे, शांति से, बिना किसी को कानो कान खबर किए। बट ऑपरेशन सिंदूर ने वो सब बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया। तो अब आप समझ सकते हो कि डीप स्टेट को सबसे ज़्यादा खतरा फिलहाल किससे नज़र आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो पीएम मोदी के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो रियल है या फिर मोदी की बनाई हुई बातें हैं? क्या रियल में मोदी को मारने की तुकबंदी चल रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्या रियल में CIA डीप स्टेट जो है मोदी को सीन से हटाना चाहता है? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मोदी जी ने खुद भी कई बार बोला है कि ये लोग मुझे नहीं जीने देंगे, मतलब ये लोग मुझे रास्ते से हटा के रहेंगे। रास्ते से हटाने का मतलब है कि मोदी जी को ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो कौन है ये लोग? ये दे जो अंग्रेजी में होता है THEY, वो कौन है? तो सबसे पहले ये जो दे है ये एक आदमी नहीं है, एक पर्सन या एक कंट्री नहीं है। दे में बहुत सारे लोग मिले जुले हैं। दे में आपका अपोजिशन आ गया, क्योंकि अपोजिशन मोदी जी को हरा नहीं पा रहा है 2-3 टर्म से, तो अब अपोजिशन किसी भी तरह से मोदी को रास्ते से हटाने की सोचने लग गया है कि अगर हरा नहीं पाते हो तो इनको ख़त्म ही कर दो। दूसरी चीज़ है, पहला तो हो गया कि अपोजिशन हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार मोदी जी और जीत गए तो वो लोग तो पूरा बिल्कुल ही निराधार हो जाएंगे भारतीय पॉलिटिक्स में, बुढ़े भी हो जाएंगे, कई लोग तो मर भी चुके हैं। तो ये जो लोग हैं इसमें मेन है डीप स्टेट, अपोजिशन के अलावा। डीप स्टेट कौन है? डीप स्टेट जो है वो इनविजिबल पावर्स है। इनविजिबल पावर्स का एक वेब है, नेटवर्क है। तो डीप स्टेट जो है वो इनविजिबल पावर्स का एक वेब है, एक नेटवर्क है, जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि CIA हो गई, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हो गई, बिग फार्मा, बिग डेटा की जो कंपनीज है, और जो रॉकफेलर वगैरह है, ये सब मतलब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बहुराष्ट्रीय लॉबीज जो होती है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं जस्ट अपने एक डिसीजन पास करवाने के लिए, वो लोग हैं जो अमेरिका के रिजर्व बैंक को पर्सनल बैंक की तरफ बना के रखे हुए हैं, और वो खुद नोट छापते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि रिजर्व बैंक को कैसे चलाना है। मतलब अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, उसके ओनर्स प्राइवेट लोग हैं, वो लोग कंस्टिट्यूट करते हैं डीप स्टेट को। ये पावर्स लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में कोई राष्ट्रवादी नेता 5-10 साल या 20 साल तक राज करे, क्योंकि ऐसा करने से वो नेता काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि इनकी चालों को समझने लग जाए, इनके इनविजिबिलिटी को वो समझने लग जाए और इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे। इसलिए चाहते हैं कि दुनिया के सारे कंट्रीज डिस्टर्ब्ड रहे, दुनिया के सारे कंट्रीज में सरकारें बदलती रहे, कमज़ोर सरकारें रहे, ताकि कभी भी किसी के निशाने पे ये डीप स्टेट वाले ना आए, ताकि डीप स्टेट वाले बैक चैनल में रह करके, बैक एंड में रह करके सारे पावर्स को कंट्रोल कर सकें। तो ये है डीप स्टेट। CIA, बिग कंपनीज, पावरफुल कंपनी जो होते हैं। इवन ऐसा बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो डीप स्टेट से लड़ने के नाम पे प्रेसिडेंट बने थे, इनके खिलाफ कैंपेन चला करके, वो भी अब इनकी लॉबी में शामिल हो चुके हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने टीम के साथ डीप स्टेट का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब लड़ते लड़ते डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि इनसे लड़ने की बजाय इनका मेंबर बनना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे भारत में कुछ लोग एंटी करप्शन के नाम पे आंदोलन से निकले थे, ये बोल करके आए थे कि करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन को मुखाड़ फेंकेंगे। करप्शन से लड़ते लड़ते वो लोग खुद ही पूरा करप्ट हो गए, लालू से भी ज़्यादा करप्ट हो गए। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी हुए, आए थे डीप स्टेट को ख़त्म करने के लिए, डीप स्टेट से लड़ने के लिए, लड़ते लड़ते वो थक गए, और अब वो डीप स्टेट का मेंबर बन के सीमित हो चुके हैं। तो ये है डीप स्टेट जो अब मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मोदी जी 3 टर्म से भारत में जीत चुके हैं। भारत जैसे विकासशील देश को, जहाँ पे गरीबी पिछले 70 सालों से एक मजबूत मुद्दा हुआ करती थी, जिसके नाम पे इलेक्शन जीते और हारे जाते थे, जहाँ टमाटर के प्राइस बढ़ने और घटने से सरकारें बंद और गिर जाया करती थी, उस कंट्री को इन्होंने ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री बना करके रख दिया है मात्र 11 सालों में। और ये अमेरिका को रियलाइज कब हुआ? तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत ने पाकिस्तानियों को धोने के लिए। तो आप इसको ऐसे समझिए, डीप स्टेट पावरफुल लोगों का नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी को नहीं आने देना चाहता है, और इनका हमेशा से निशाना पावरफुल नेशनलिस्ट लीडर्स रहे हैं। कोई भी नेशनलिस्ट लीडर अलग अलग कंट्री के, मैं दूसरे कंट्री का एग्जांपल तो अभी नहीं दूंगा, बट मैं भारत का एग्जांपल जरूर दूंगा।
भारत में कोई भी पावरफुल लीडर या साइंटिस्ट आए हैं, डीप स्टेट उनको खत्म करता चला गया है। जैसे पहली बार भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री बने थे और उनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। अब ये इल्जाम इंदिरा गांधी पे लगाया जाए, जिस पे भी लगाया जाए, बट इतना तो तय था कि इसने डीप स्टेट इन्वॉल्व था और डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रहा था कि वो अमेरिका को चैलेंज करे। अमेरिका ने गेहूँ नहीं दिया, उन्होंने बोला कि हम भूखा रहेंगे लेकिन हम लोग अपना ही गेहूँ उपजा लेंगे। व्हाइट क्रांति, ग्रीन क्रांति, उन्होंने बहुत सारे क्रांति उस टाइम में करवाए और अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाया। इस तरह करके अमेरिका पर से डिपेंडेंसी कम कर दिया। इन रिटर्न डीप स्टेट ने क्या किया उनके साथ, उनको खत्म करवा दिया ताशकंद में, मतलब उनको जान से मार दिया। नेक्स्ट 1966 की ये घटना है। नेक्स्ट क्या होता है, होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर रिसर्च के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जा रहे थे उस जमाने के, और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वो जिंदा होते तो साल 2 साल में हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग भी कर चुके होते। बट व्हाट हैपेंड, 1966 में जिस प्लेन में होमी जहांगीर भाभा जा रहे थे, उस प्लेन में होमी जहांगीर भाभा के साथ साथ बाकी लोगों को भी मरवा दिया। मतलब प्लेन क्रैश करवा करके उनका खात्मा कर दिया डीप स्टेट में। एक पावरफुल लीडर हमारे पड़ोसी में आया, शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इन निकम्मे पाकिस्तानियों से, और वो बांग्लादेश को आगे बढ़ाना चाहता था। डीप स्टेट ने क्या किया, उसका भी चैप्टर क्लोज कर दिया। इंदिरा गांधी थोड़ा उड़ने की कोशिश कर रही थी उस जमाने में, पावरफुल पीएम थी, कुछ कुछ करना चाहती थी। डीप स्टेट ने क्या किया, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी एक्सक्यूज के साथ इंदिरा गांधी को ख़त्म करवा दिया। ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स में आप जाइए, शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब बांग्लादेश को हर फील्ड में अच्छा करवाने की कोशिश कर रही थी, हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश आगे जा रहा था, फिर से कॉटन प्रोडक्शन में बांग्लादेश आगे जा रहा था, कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब बहुत सारे फील्ड्स में बांग्लादेश बेसिकली फिर से उसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा था जैसे वो तब था जब अखंड भारत हुआ करता था। एंड ये बात डीप स्टेट को पसंद नहीं आई। डीप स्टेट ने क्या किया, शेख हसीना का तख्ता पलट करवा करके डोनाल्ड लू को भेज करके, जो उनका डीप स्टेट का अभी मेन मेंबर बना चल रहा है जॉर्ज सोरोस की तरह, तख्ता पलट करवा करके किसको बनाया वहाँ का प्रधानमंत्री। लोकतांत्रिक देश है बांग्लादेश, वहाँ पे एक हाथ से चुना हुआ डीप स्टेट का गुर्गा, उनका चमचा यूनुस को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया है साल भर से, और जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको उखाड़ के फेंक दिया। ये है डीप स्टेट का पावर। डीप स्टेट थोड़ा भी पावरफुल नेता किसी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री का हो दुनिया में, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेता डीप स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा माना जाता है। अब आते हैं वर्तमान में मोदी जी पे। अब मोदी जी तो इन सब में सबसे पावरफुल है। मैं तो छोटे मोटे नेताओं की बात कर रहा था अभी तक। मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेताओं में टॉप पे चल रहे हैं। अप्रूवल रेटिंग 75 और 80% रहती है इनकी वर्ल्ड में। मतलब मोदी जी तो वो बंदे हैं जो आज अगर चाहेंगे तो डीप स्टेट की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि डीप स्टेट को सबसे ज़्यादा खतरा फिलहाल किससे नज़र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और इसीलिए डीप स्टेट मोदी को किसी भी कीमत पे हटाने पे तुला हुआ है, जिसमें उनका पहला प्रयास था कि मोदी के खिलाफ आंदोलन करवा दिया जाए। आंदोलन डीप स्टेट खुद तो कर नहीं सकता करके। डीप स्टेट शैतान की तरह है, मतलब उसका ग्रेटेस्ट पावर ये है कि वो दुनिया को पता नहीं चलने दे कि वो एग्जिस्ट करता है। ये उसका सबसे बड़ा सुपर पावर है। द मोमेंट लोग जान गए कि वो एग्जिस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा सुपर पावर तो उसी समय खत्म हो गया, नाकामयाब हो गया। तो डीप स्टेट कभी भी ओपन में नहीं आएगा, वो पर्दे के पीछे बैठ के डायरेक्टर की तरह रोल निभाता है। तो डीप स्टेट ने इंडिया में अभी क्या किया, हाल फिलहाल में मोदी को हटाने के लिए खुद इन्वॉल्व नहीं होकर के डायरेक्टली अपोजिशन मेंबर्स को फंडिंग करना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हेल्थ केयर को हथियार बना करके, एजुकेशन को हथियार बना करके, सोनम वांगचुक जैसे छुड़भैये लोगों को सामने ला करके, जो इनके स्लीपर सेल के मेंबर्स होते हैं, डीप स्टेट ने अटैक करना शुरू किया भारत पे। जिसमें एक तो भारत की घेराबंदी चल रही है, जिसमें अफगानिस्तान का जो बगराम एयरपोर्ट है वो इन्होंने फिर से कब्जे में लेने की कोशिश शुरू कर दी ताकि भारत पे नज़र रख सके। दूसरा, उन्होंने बांग्लादेश का चटगांव जो एरिया है उसको कब्जा कर रहे हैं, कुछ म्यांमार का एरिया लेकर के, जिसकी वजह से इन्होंने शेख हसीना को हटाया था पावर से, क्योंकि शेख हसीना इनको लेने नहीं दे रही थी। तो ये तो भारत की चारों तरफ से घेराबंदी हो गई। इंटरनली ये कोशिश में लगे हुए हैं कि अपोजिशन लीडर्स को पैसे वैसे दे करके, फंडिंग करके, और अपोजिशन लीडर को चढ़ा करके, राहुल जैसे लोगों को चने की झाड़ पे चढ़ा करके कि भाई कुछ भी करके आंदोलन कर दो, अनरेस्ट फैला दो कंट्री में, ताकि मोदी की सरकार गिर जाए। और वो फिलहाल के लिए कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इनका वो प्लान एक तरह से फ्लॉप हो चुका है, सुपर फ्लॉप हो चुका है। आप ऐसे समझिए कि इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के मूवी बनाई, वो फ्लॉप हो गया।
मतलब ये लोग आंदोलन करके तो भारत में सरकार नहीं गिरा पाएंगे। तब इनके पास आता है दूसरा इनका प्रयास, सेकेंड अटेम्प्ट इनका जो है वो है मोदी को रास्ते से हटाना। बेशक मोदी की जगह पे कोई राष्ट्रवादी पर्सन ही आ जाए, लेकिन जब नया बंदा प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको फिर से सारा कुछ बनाने में, पकड़ बनाने में 2-4 साल तो लग ही जाएगा। तब तक डीप स्टेट को टाइम मिल जाएगा और अपोजिशन को। इसलिए लोग चाह रहे हैं मोदी को रास्ते से हटाना। रास्ते से हटाना मतलब मोदी को ख़त्म करना। ये इनका सेकेंड पॉइंट है। अगर पहला प्रयास इनका सफल नहीं हुआ आंदोलन करके मोदी को हटा पाने, जो कि सफल नहीं हो पाए, उससे भी पहले इनका प्रयास था मोदी को इलेक्शन में हराना, जिसमें बुरी तरह से फ्लॉप हुए। दूसरा अटेम्प्ट रहा आंदोलन करके हटाना, उसमें भी ये फ्लॉप हो गए। अब ये तीसरा पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अगला 1 साल में आप देखोगे मोदी की लाइफ पे 1 या 1 से अधिक मोदी को मारने के अटेम्प्ट किए जाएंगे। डीप स्टेट के एक्सट्रीमली ट्रेंड जो इनके ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, जो असैसिन्स होते हैं, उनको लगाया जाएगा। खाने में जहर देने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ऐसे तरीके बनाए जाएंगे जिससे जनता को शक न हो। डायरेक्ट शूट भी किया जा सकता है। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि मोदी का ये लोग कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। मैक्सिमम चांस है कि ये लोग 1 आध साल तक फ्रस्ट्रेट होकर के रह जाएंगे और मोदी को मारने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और तब डीप स्टेट के पास एक आखिरी हथियार बचता है, क्योंकि डीप स्टेट अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है और ट्रम्प भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। ट्रम्प एक पावरफुल व्यक्ति है और अमेरिका के राष्ट्रपति है वर्तमान में। तो डीप स्टेट ट्रम्प को यूज करेगा उस आखिरी हथियार मोदी पे चलाने के लिए, और वो है सोशल मीडिया को तहस नहस कर देना भारत में। यही वजह है कि आपने सुना होगा जब मोदी जी बोलते हैं कि मेरी जान को खतरा है, साथ साथ मोदी जी हर बार ये भी मेंशन करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। हर चीज़ हमारे पास खुद की होनी चाहिए। हम खाने पीने के मामलों में और मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। बट एक चीज़ है जहाँ पे हम टोटली डिपेंडेंट है फॉरेन पावर्स पे, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो है सॉफ्टवेयर्स, वो है मोबाइल एप्लीकेशंस, वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। हम लोग इस चीज़ में बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। वो है सोशल मीडिया। आज हमारे यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे मोदी जी के खिलाफ प्रचार क्यों नहीं करते हैं? पहले की सरकार में करते थे, क्योंकि युवा जो है वो अच्छा कमाना शुरू कर दिया, अच्छा अर्निंग करती है सोशल मीडिया यूज़ करके। और ये बात डीप स्टेट अच्छे से समझ रहा है। अगर वो मोदी को मार के, मोदी को इलेक्शन में नहीं हटा पाया, मोदी को आंदोलन करके नहीं हटा पाया, अब अगर वो मोदी को मार के नहीं हटा पाएगा, तब डीप स्टेट यहाँ पे जो सोशल मीडिया है, जो गूगल है, जो यूट्यूब है, जो इस तरह के इंस्टा है, जो इन सब चीज़ों को बैन करवा देगा अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिल करके। कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा कि भारत ने तेल खरीदा है रूस से, या भारत तो देखो परमाणु परीक्षण कर रहा है, भारत इतनी ज़्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, हमें डर लग रहा है। ऐसे करके वो ये सब बंद करवा देगा। तो पहले तो ये सब बंद करवा देगा, और बंद करवा करके जब ये बंद करवाएगा तो जो लोकल जनता है, उस केस में लोकल जनता ज़्यादा चांसेस है सड़कों पे आ जाएगी और मोदी को हटा भी सकती है, मोदी के खिलाफ आंदोलन कर सकती है। हालांकि यहाँ पे भी बेटर ऑप्शन है कि लोग उससे पहले इसका ऑल्टरनेटिव लेकर के बैठे हुए हैं। सो इसके होने का भी चांसेस नेग्लिजिबल है, बट ये फ्यूचर बताएगा। अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर टर्निंग पॉइंट रहा है कैसे? भारत ये सब तैयारी लंबे समय से कर रहा था और अमेरिका को पता नहीं चलने दे रहा था। मतलब मोदी जी चिल्ला चिल्ला के विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आना चाह रहे थे। मोदी जी चुपके से आना चाह रहे थे, शांति से, बिना किसी को कानो कान खबर किए। बट ऑपरेशन सिंदूर ने वो सब बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया। हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर में? जब पाकिस्तान ने 20-30 हिंदुओं को चून चून के पहलगाम में मारा, पाकिस्तान के टेररिस्टों ने, और ये बोला कि जाके मोदी को बता देना, तब भारत सरकार ने रिटालिएटरी एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया मई में, अराउंड 7 मई के करीब, और पाकिस्तान को गली के आवारा कीड़े पड़े हुए कुत्ते की तरह घसीट घसीट के मारा। 3 दिनों में पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी जैसी हालत तो रशिया ने यूक्रेन की 3 सालों में नहीं की है, 2 सालों में। पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ दुनिया के सामने में भीख मांगना शुरू किया सीज फायर का, और कोई भी कंट्री बीच में नहीं आ पाया। फाइनली पाकिस्तान इंडिया के सामने गिड़गिड़ा करके सीज फायर करवाया। बट सिर्फ 36 मिनट या समथिंग में भारत ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस तबाह कर दी। उसमें नूर खान एयरबेस भी था, जहाँ पे अमेरिका के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स रखे हुए थे। एक्सट्रीमली प्रिसीजन स्ट्राइक करके भारत ने उसको तबाह किया था। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को समझ में नहीं आया कि भारत को कैसे पता चला उसके इस गुप्त रिसोर्स के बारे में, कि अमेरिका ने वहाँ पे गुप्त रूप से अपने हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स, आधे न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में छुपाए हुए हैं। और भारत उसको प्रिसीजन स्ट्राइक किया कैसे? 100 मीटर नीचे बंकर को फोड़ करके न्यूक्लियर जो मटेरियल्स थे उनमें कैसे ब्लास्ट कर पाया? तब जाके अमेरिका की नींद खुली।
तब जा करके अमेरिका को समझ में आया कि भारत एक्चुअली वहाँ आ चुका है जहाँ अमेरिका सोचता था कि भारत 2050 में आएगा। मतलब भारत मैक्सिमम मामलों में विकसित देशों की कैटेगरी में आ चुका है। गरीबी रेखा से 340 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया है। जितनी अमेरिका की जनसंख्या नहीं है उतने को तो मोदी जी गरीबी रेखा से ऊपर ला चुके हैं। ऐसे ऐसे हथियार भारत बना चुका है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। प्रिसीजन, जो भारत का प्रिसीजन रेट है वो 1 मीटर तक जा रहा है, जबकि जो अमेरिका और इनका है उसका प्रिसीजन 20 मीटर तक जाता है। जो इनका जीपीएस सिस्टम है उसका प्रिसीजन 4 से 5 मीटर होता है, 10 मीटर तक होता है। इंडिया के जो नाविक सिस्टम है, जो जीपीएस का ऑल्टरनेटिव भारत ने बनाया है, उसका प्रिसीजन सेंटीमीटर में है। ये सबसे अमेरिका घबराया, इसीलिए ऑपरेशन सिंधु टर्निंग पॉइंट था। एंड हेंस अमेरिका एक्शन लेना शुरू कर दिया भारत पे, क्योंकि अमेरिका को लगा कि भारत 2050 में अमेरिका को टक्कर नहीं देने वाला है। भारत तो 2025 में अमेरिका को टक्कर दे रहा है बुरी तरह से। और तब अमेरिका नींद से जागा और चाइना को छोड़ करके भारत के पीछे पिल पड़ा। टैरिफ लगाना शुरू किया, सैंक्शन लगाना शुरू किया, H1B वीज़ा के नाम पे भारतीयों की एंट्री बैन किया, ताकि भारतीय लोग अमेरिका में कमा के थोड़ा बहुत भी भारत में पैसे ना बेच सकें। हालांकि अभी तक सारे एक्शंस अमेरिका के जो हैं वो बैकफायर किए हैं, और लॉन्ग टर्म में ये सारे एक्शंस बुरी तरह से बैकफायर करेंगे। जब ये सवाल उठता है, अक्सर लोग डरते हैं और पूछते हैं कि क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा बवाल होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। भारत में बांग्लादेश जैसा या नेपाल जैसा कभी भी नहीं हो पाएगा। भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और यहाँ पर लोकतंत्र इतना गहरा है कि भारत में किसी एक एरिया में 4 जेनजी या 4 जेनेक्स या 2-4 मिलेनियल्स मिल जाएंगे और थोड़े बहुत नाटक या ड्रामा करते हैं, उससे भारत में किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वैसे जैसा आंदोलन नेपाल में हुआ था या बांग्लादेश में, वैसे आंदोलन भारत में हर चौथे दिन होता रहता है। यहाँ पे दिल्ली जाम करके ये लोग तथाकथित किसान लोग वर्षों बैठे रहे, उससे तो एक पैसा फर्क नहीं पड़ा पूरे भारत को। लोग आराम से ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाल करके और अपनी ज़िंदगी जीते रहे। तो ये सवाल कि भारत में बांग्लादेश जैसा कुछ पॉसिबल है, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, नहीं पॉसिबल है। अपोजिशन ने ट्राई कर भी लिया है और उससे लोग मुंह भी मोड़ चुका है। अब ये लोग मोदी मर्डर के पीछे प्लान करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इनका बांग्लादेश जैसा, नेपाल जैसा करने वाला प्लान टाई फिश होकर रह गया है। भारत की जो भविष्य की लड़ाई है वो सिंपली देखो, फ्यूचर में भारत बनाम चाइना नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना हमारे साथ इसलिए लड़ता रहता था क्योंकि उसको लगता था कि हम कमज़ोर हैं। चाइना उस टाइप का बुल्ली है जो सिर्फ कमज़ोरों को रगड़ता है, लेकिन अमेरिका वो बुल्ली है जो बुल्लीज को रगड़ता है। अमेरिका का कहना है कि हम किसी को आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी आगे आएगा तो अमेरिका को नुकसान है। अमेरिका की वॉर इकोनॉमी हैम्पर हो जाएगी। अमेरिका उलूल जुलूल करके टॉप पे बैठा हुआ है, वो उलूल जुलूल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डॉलर खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल आप ले आओगे तो अमेरिका तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकन लोग भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अगर हम 15-20 साल हम लोग बच गए तो ये हालत हो जाएगी अमेरिका की। इसलिए भारत के जो भविष्य की लड़ाई है वो चाइना से नहीं होने वाली है। चाइना हमारे साथ फ्रेंडली हो भी चुका है और फ्यूचर में चाइना हमारे साथ पूरी तरह से फ्रेंडली हो जाएगी, क्योंकि चाइना को हमसे खतरा ही नहीं है। भारत को खतरा अमेरिका से है, और ये बात मोदी को आज से 11 साल पहले मीटिंग करके बता दी गई थी। NSA अजीत डोभाल एंड जितने भी इनके खुफिया एजेंसीज थे उनके टॉप लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने मोदी को बैठा के बोला था। जब मोदी जी ने अपना फ्यूचर प्लान इनको बताया था तो इन लोगों ने यही बोला था कि आपका फ्यूचर प्लान अति महत्वाकांक्षी है और हम इसे इम्प्लीमेंट तो कर लेंगे 10-20 सालों में, लेकिन आने वाले समय में हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा यूएस के साथ। हो सकता है डायरेक्ट वार भी हो, बट अगर डायरेक्ट मिलिट्री वार नहीं भी हुआ तो मिलिट्री वार को छोड़ करके हर तरह का वार हमारा अमेरिका के साथ होने वाला है, और जो कि अभी हो चुका है। हम लोग अमेरिका के साथ डायरेक्ट वार में चल रहे हैं। मिलिट्री वार को छोड़ करके आर्थिक वार, सोशल मीडिया वार, मतलब हर तरह का वार हमारा अमेरिका के साथ चल रहा है। आप कह सकते हो कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन इतने टफ हार्डली आज़ादी के बाद से रहे हैं कभी भी। तो हमारा फ्यूचर लड़ाई जो भारत का है वो भारत वर्सेस अमेरिका एक लंबा चलने वाला युद्ध है, जो 10 साल 20 साल तक खिंचाएगा। कोल्ड वार की तरह रहेगा, कोल्ड वार से ज़्यादा खतरनाक। मे भी एक्चुअल युद्ध ना हो, हथियार एक दूसरे पे ना चलाए जाए, लेकिन एक दूसरे को बुरी तरह से रगड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई किसी एरिया को लेने को लेकर के नहीं होगी, किसी ज़मीन के लेकर के नहीं होगी, किसी हथियार को लेकर के नहीं होगी। ये लड़ाई होगी वर्चस्व की, ये लड़ाई होगी सुप्रीमेसी की। भारत अमेरिकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करके उस पोजीशन पे बैठना चाह रहा होगा जहां से अमेरिका कभी नहीं हटना चाहता है। ये है भारत की भविष्य की लड़ाई।